अर्थशास्त्र में एक बुक आती है और उस बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। एनसीईआरटी के अंदर उस बुक को कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और जब यही बुक कॉलेज में चलती है इकोनॉमिक्स में, तो उसका नाम बदलकर हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह है नेचर, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका अर्थ हुआ कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी प्रकृति, उसकी संरचना या बनावट और उसकी विशेषताओं को पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है बहुत लंबा है, तो इसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में और आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज हम जो पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर, वो पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति के बाद अगला होगा हमारा संरचना या बनावट, और उसके बाद जब हमारा अगला टॉपिक चलेगा इसी में, वह होगा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो अपना जो टॉपिक है पढ़ना स्टार्ट होगा कहां से? पहले हम जानेंगे कि जो अपना देश भारत है, क्योंकि जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो भारत को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उसको हम जानेंगे तभी जाके उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो पहले नजर डालते हैं कि भारत पृथ्वी में कहाँ स्थित है, मतलब ग्लोब पर कहाँ उसकी पोजीशन है। तो जो भारत है वह एशिया महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, कि पूर्वी एशिया में है कि पश्चिमी एशिया में है कि उत्तरी एशिया में है? तो जो भारत है वो एशिया के दक्षिण में पड़ता है, इसलिए लिखा हुआ है दक्षिण एशिया। कुल मिलाकर जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में स्थित है। भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भारत का पृथ्वी पर कितना हिस्सा बनता है, कुल कितना एरिया भारत के पास है अन्य देशों की तुलना में। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर ये भारत का टोटल एरिया हो गया पृथ्वी पर। और जो पृथ्वी का टोटल एरिया है, कुल क्षेत्रफल जो पृथ्वी का है, वो है लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इतना पूरी धरती का क्षेत्रफल है। अब बात आती है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का यदि हम परसेंटेज में निकालें, ये तो हमने गिन दिया किसमें, वर्ग किलोमीटर में, तो यदि परसेंटेज में निकालें तो ये निकलता है 2.4, अर्थात 2.4% जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का हिस्सा है। इसको आपको याद रखना है, 2.4% में। ठीक है जी। और यदि इसको हम वर्ग किलोमीटर में निकालें तो ये आता है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे ग्लोब पर, अर्थात पूरी अर्थ जो हमारी है उसमें भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से या आकार की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है। और विश्व में इसका 7वां नंबर आता है, यानी 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? रूस है। दूसरे नंबर पर कनाडा है। तीसरे पर अमेरिका है। चौथे पे चीन है। पांचवें पे ब्राजील है। छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पर भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा देश हमारा है जो कि विश्व में 7वें स्थान पर आता है। लेकिन मैंने अन्य देश भी बता दिए क्रम से कि जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रसिया, या जिसको रूस कहते हैं। अब बात करते हैं कि भारत की जो स्थल सीमा है, जो भारत की स्थल सीमा है उसकी जो लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। और जो समुद्री सीमा है वह है 7616.16 किलोमीटर। ये स्थल की सीमा है जमीन की, ठीक है, और ये है समुद्र की सीमा, इतनी है। अब आती है उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल कितनी लंबाई है। उत्तर से लेकर, अर्थात जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई कितनी है? तो वह है 3214 किलोमीटर। ठीक है जी। और पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई, अर्थात अरुणाचल प्रदेश पड़ता है पूरब में और पश्चिम में पड़ता है गुजरात, तो यहाँ तक की जो चौड़ाई है वह है 2953 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हुई। अगला आता है, ये तो हमने भारत के क्षेत्रफल की बात कर दी।
ठीक है जी। अब है कि भारत में जनसंख्या कि लोग कितने रहते हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो देश है वर्तमान में, यह दुनिया का पहला देश बन गया है। अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अर्थात दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो आबादी है, वो भारत में रहती है। पहले चीन का नंबर था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि भारत ने उसको पीछे धकेल दिया है। तो कम से कम हम इस मामले में तो सबसे आगे बढ़े हैं। अर्थात दुनिया का छोटा सा छोटा कोई भी देश होगा, यदि उसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो वहाँ पढ़ाया जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो उसको याद रहेगा इंडिया। ओके, तो आपको तो याद रखना ही रखना है, जब उनको याद होगा तो। अगला है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या है कितनी? क्योंकि भारत की जो जनगणना होनी थी, वो 2021 में होनी थी, लेकिन उसमें कोरोना हो गया था, इसलिए भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराई। ठीक है? तो अलग-अलग एजेंसियों के अनुमान आ रहे हैं, तो वर्तमान में अर्थात 2024 में भारत की जनसंख्या बढ़कर हो गई है 1 अरब 44 करोड़। इसका मतलब हुआ 144 करोड़ लगभग भारत की वर्तमान में जनसंख्या है 2024 में। ठीक है जी? 144 करोड़ का अर्थ होता है 1 अरब 44 करोड़ या 144 करोड़ भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत निकालें, यानी कि टोटल जो धरती की जनसंख्या है वो 8 अरब के आसपास है। तो भारत में कितनी प्रतिशत आबादी रहती है, यदि परसेंटेज में निकालें इसी को, तो ये आता है 17.7% अर्थात 17.7% आबादी विश्व की भारत में रहती है। अगला है औसत आयु वर्तमान में, अर्थात भारत में जो आदमी है वो अधिक से अधिक कितनी उम्र तक जीता है। ठीक है जी? तो वो औसत उम्र निकाली गई है 2024 में 71 वर्ष। कितनी निकाली गई है? 71 वर्ष निकाली गई है कि औसत रूप से भारत में एक आदमी 71 साल तक जिंदा रहता है। ठीक है? लेकिन इससे पीछे की बात करें कि जब आज़ाद हुआ था देश, तो उसके बाद 1950 और 51 में भारत में जो औसत उम्र थी जीने की 32 वर्ष थी। अर्थात व्यक्ति 32 वर्ष तक जीता था और उससे आगे मर जाता था। तो कुल मिलाकर देखिए 32 से हमारी जो आयु बढ़ी है अब 71 वर्ष तक बढ़ चली है। लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमारे बगल में तो मेरे दादाजी हैं, ठीक है, जो 90 साल के हैं, उनके बगल में वो 95 साल के हैं, कोई बोलेगा, ठीक है जी, वो 95 साल के हैं और आप बता रहे हैं कि भारत में जो जीने की उम्र है, औसत आयु, वो 71 वर्ष है। तो ये औसत है। क्या ये औसत है? यदि हम 10 व्यक्तियों की उम्र जान लें गाँव में, ठीक है, अगल-बगल के, कि वो कितनी-कितनी उम्र में मरे हैं, तो कोई माना 90 में मरा, कोई 60 में मरा, ठीक है जी, कोई 55 में मरा, हो सकता है कोई 45 में मरा, कोई 70 में मरा। तो उनकी एज को जोड़ लीजिए और जितने व्यक्तियों की एज को आपने जोड़ा, ठीक है जी, उतने व्यक्तियों से उसको भाग दे दो, तो उनकी औसत आयु बन जाएगी, वो सबके लिए 1 होगी। तो औसत आयु वर्तमान में भारत में कितनी है? वो हो गई 71 वर्ष और जब देश आज़ाद हुआ था तब था 32 वर्ष। देखो तो 32 दूना होता 64, उससे ऊपर भी दोगुने से ऊपर चली गई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगला है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यानी कि दुनिया की 5वीं जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, किस लिहाज से? सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से, ठीक है जी, वह 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है भारत की अर्थव्यवस्था। ये भी बड़ी खुशी का बात है। तो कितनी बड़ी है भारत की अर्थव्यवस्था? वो हो गई है 3.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है जी, 3 दशमलव यानी कि 3.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर अर्थात अमेरिकन डॉलर, इतनी हमारे देश की जीडीपी है और इतनी जीडीपी दुनिया में 5वें नंबर पर भारत के पास आती है। तो जीडीपी की दृष्टि से भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जीडीपी डॉलर में कितनी है यहाँ पर निकाल दिया। ट्रिलियन मीन्स क्या होता है? बिलियन समझिए, बिलियन मीन्स होता है अरब और अरब से आगे ट्रिलियन होता है, उसे बोलते हैं हिंदी में खरब। ठीक है, तो दुनिया की सभी बड़ी-बड़ी इकोनॉमी जो हैं वो कौन-कौन सी है? पहले नंबर पर कौन चल रहा है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका चल रहा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है जी? जहाँ हम इतनी की बात करें 3.94 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, तो अमेरिका की जो जीडीपी है, ठीक है जी? वह लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर है। अब लगाइए, हम तो यहाँ 4 पर भी नहीं पहुँचा और वो 27 के आस-पास है, ठीक है? ट्रिलियन डॉलर में।
दूसरी बड़ी जो इकोनॉमी है वो चीन की है, ठीक है। तीसरी है जर्मनी की, चौथी है जापान की और पांचवी हो गई भारत की, ठीक है। इसलिए 5 देशों की इकोनॉमी भी हमने आपको बता दी कि सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है अभी किसकी है, वो अमेरिका की है। और भारत का कौन सा स्थान है, वह 5वां स्थान पर पहुंच गया है। अगला आता है औसत आय के बारे में, कि भारत की जो औसत आय है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो भारत में कितनी है, यहाँ पे लिखा सीपीआई, पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम को ही औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। तो 2024 में भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़कर हो गई है 2,28,000। कितनी है इसमें पर कैपिटा इनकम, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की, हर आदमी की जो औसत आय है वह है कितनी, 2,28,000, अर्थात 2.28 लाख भी इसको हम कह सकते हैं। जबकि 1950 और 51 में, यानी कि 1950 और 51 में हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी, प्रति व्यक्ति 274 रुपये मात्र थी, मात्र 274। और आज बढ़कर कितनी हो गई है, 2,28,000। और इसकी जो गणना की गई है, जो हम बता रहे हैं कि भारत की जो औसत आय है इतने से इतनी बढ़ चुकी है कि 274 50-51 में थी और 24 में बढ़कर 2,28,000 हो गई है। यह है चालू कीमतों पर, वर्तमान कीमतों पर इसको मापा गया, आधार वर्ष के आधार पर इसको नहीं मापा गया है, तो इसलिए चालू वर्ष या चालू कीमत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कृषि, क्योंकि पहले से ही हमारे देश में कृषि की प्रधानता रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 75% जो आबादी थी वो डायरेक्ट कृषि से जुड़ी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि से जनसंख्या हटी है और दूसरे क्षेत्र में क्या हुआ, बढ़ी है। तो वर्तमान में लगभग 54.6 54.6% आबादी जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो इस प्रकार से हमारे देश का ये संक्षिप्त वर्णन हुआ। तो इतना इंट्रोडक्शन कराना बहुत जरूरी है, तब जाके हम आगे बात करेंगे। अब जो हम यहाँ पे बता रहे थे तो वो तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, भारत के बारे में। अब बात आती है किसी में प्रकृति। अब जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति या नेचर क्या है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है, इसको हमने कुछ टॉपिकों के अंदर लिया है। पहले लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित किस प्रकार से बनती है भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित है, इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, जैसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुई, ठीक है, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था हुई। तो इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को, ठीक है, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के जो अच्छे अच्छे गुण थे, कि पूंजीवाद के कुछ गुण इसके ले लिए और कुछ गुण इस अर्थव्यवस्था के हमारे देश के नेताओं ने, अर्थात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने लिए। और इन दोनों के अच्छे गुणों से मिलकर अगली जो अर्थव्यवस्था बनी उसका नाम हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है जी। क्योंकि जब दो चीजें आपस में मिलाई जाती तभी तो मिक्स होगा, ठीक है। सिंगल चीज है, ठीक है, चावल ही चावल है तो मिक्स हो गया, चावल के साथ दाल मिला दो तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को बतलाती है। जैसे अमेरिकन इकोनॉमी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, इंग्लैंड की है, जर्मनी की अर्थव्यवस्था है, वह क्या है, पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो देखो मिश्र अर्थव्यवस्था में होता क्या है, दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। एक क्षेत्र होता है निजी क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र होता है सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थात निजी क्षेत्र प्लस सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर क्या करते हैं, भारत में देश के विकास के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो पूंजीवाद है वह निजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे भारत में पूंजीवाद है, ठीक है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था ले रखी है। तो पूंजीवाद का कौन सा गुण यहाँ से ले रखा है, जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जैसे टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, एयरटेल है, वोडाफोन इंडिया है, ठीक है, हॉस्पिटल है प्राइवेट, ठीक है, स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है। अब देखिए मैंने इतनी कंपनियों के नाम गिना दिए, तो ये किसी न किसी व्यक्ति की है, ठीक है, किसी आदमी की है। और ये
किसी व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती हैं, जो भी प्रॉफ़िट होता है, जो भी लाभ होता है, वह इनके मालिकों को ही इसका लाभ मिलता है। और यदि इनको घाटा होता है, तो ये इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से जैसे टाटा मोटर्स है, तो ठीक है, टाटा मोटर्स का मालिक अलग है, ठीक है जी? उन्होंने इस कंपनी को खड़ा करने का काम किया, सरकार ने इसमें उनकी कोई मदद नहीं की है। इस प्रकार से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एयरटेल है, ठीक है? जिसका आप क्या करते हैं? सिम यूज़ करते हैं, ठीक है? आइडिया का करते हैं। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएँ हैं, ये पूँजीवाद में होती हैं, जिसमें कि उत्पादन की जो ये साधन है, इन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है और वो मुनाफ़े के लिए काम करता है। तो इस प्रकार से ये पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के जो उदाहरण हमने यहाँ पर ले रखे हैं, ये भारत में हैं। लेकिन पूर्णतः भारतीय अर्थव्यवस्था पूँजीवादी नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमने जो उदाहरण दिए, ये पूँजीवाद के उदाहरण हैं, तो इस प्रकार से कंपनियाँ भारत में काम करती हैं, ठीक है? गाड़ी कौन खरीदता है? भारत वाले खरीद रहे हैं, ठीक है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो सामान बन रहा है, उसको कौन ले रहे हैं? इंडिया वाले ले रहे हैं या बाहर भेज रहे हैं, ठीक है? एयरटेल क्या है? ये हमारे यहाँ भी काम कर रही है, विदेशों में भी काम कर रही है, लेकिन स्वयं के फ़ायदे के लिए काम कर रही है। एयरटेल को घाटा होता है तो बंद कर देगा, ठीक है? तो ये पूँजीवाद के उदाहरण हैं कि जिन पर व्यक्तिगत लोगों का अधिकार है। स्कूल होगा, कॉलेज होगा, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है जी? या स्कूल हैं, वो व्यक्ति के हैं, उसके नाम पे वो स्वयं चलाता है। ये हो गया पूँजीवाद के उदाहरण भारत में, ठीक है? ये भी काम करते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? जिसे सार्वजनिक क्षेत्र कहा गया है। ये सरकार का क्षेत्र होता है, जिसमें सरकार क्या करती है, कार्य करती है, जो कार्य करती है उत्पादन के, उन पर सरकार का नियंत्रण होता अधिकार होता है और उनका जो प्रयोग सरकार मुख्य रूप से करती है, वो जनहिताय के लिए करती है। किस लिए करती है? जनता के कल्याण के लिए करती है। तो देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण लेते हैं, जैसे इसरो है भारत में, ठीक है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, तो इसरो पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। जितने भी उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं इसरो के द्वारा, ठीक है जी? तो जो इसरो है, ये भारत सरकार का प्रतिष्ठान है। इसी प्रकार से डीआरडीओ है, ठीक है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका हिंदी में नाम है। तो डीआरडीओ भी भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, ठीक है? इस पर पूरा नियंत्रण अधिकार जो इधर-इधर लिखे हैं मेरे, इन सब पर जो अधिकार है, वो किसका है? भारत सरकार का है, ओके? अगला है रेलवे है, जैसे इंडियन रेलवे की बात करते हैं, जितनी ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है जी? जितने रेल मार्ग हैं, वो सब किसके अंडर में है? वो अब भारत सरकार के अंडर में अर्थात सरकार के अंडर में है, किराए भी उनका बहुत कम है। यदि उसको प्राइवेट सेक्टर चलाना शुरू कर दें, तो किराया बढ़ जाएगा, ठीक है? तो जनता के कल्याण के लिए रेलवे का जो किराया है, वह क्या है? कम है बसों की तुलना में, ठीक है? इसी प्रकार से सरकारी स्कूल भी हैं। सरकार के स्कूल हैं, जिसमें मुफ्त में पढ़ाया जाता है या बहुत ही कम फीस ली जाती है, चाहे वो सरकारी स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, हॉस्पिटल हैं, अब चाहे बैंक हैं, ठीक है? अब इसमें जैसे सड़क निर्माण का कार्य है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, तो सरकार सारे निर्माण कार्य कौन करती है? गवर्नमेंट करवाती है, क्योंकि वहाँ पे सरकार यदि रोड नहीं बनाएगी, गाँव तक रोड नहीं पहुँचेगी, तो लोग वोट नहीं देंगे या फिर उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, ठीक है? तो सारा रोड का निर्माण कौन करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में भारत करती है। शहरों में तब तो क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है। लेकिन गाँव में प्राइवेट सेक्टर कभी भी रोड नहीं बनाएगा क्योंकि उसको पैसे वसूल करने हैं टोल टैक्स से। तो गाँव में टोल टैक्स कौन देगा? गाड़ियाँ तो इक्का-दुक्का ही चला करती हैं। तो सड़क निर्माण हो गया, ये भी सरकार कराती है, ठीक है? जनहितार्थ के लिए। इसी में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके अंतर्गत सरकार क्या करती है? सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर गरीबों को मुफ्त या बहुत ही कम रेट पर क्या करती है? अनाज उपलब्ध कराती है। क्या ये प्राइवेट सेक्टर करा सकता है? नहीं करा सकता है। क्यों नहीं करा सकता है? प्राइवेट सेक्टर का तो मकसद है मुनाफ़ा कमाना, ठीक है जी? मुनाफ़ा कमाना एक दुकान की तरह। जैसे दुकानदार का मकसद क्या होता है? मुनाफ़ा कमाना। यदि उसका मुनाफ़ा बंद हो गया, तो वो दुकान को भी क्या बंद कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे देश में ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं, जिस पर सरकार का अधिकार होता है, ठीक है जी। और इधर ये पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं, जिसमें क्या होता है निजी व्यक्तियों या निजी जो मालिक होते हैं, ये व्यक्ति होते हैं, उनका अधिकार होता है और ये दोनों क्षेत्र मिलकर देश में क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो अर्थव्यवस्था की पहली प्रकृति है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व पाया जाता है और दोनों का जो काम होता है, वो देश को आगे बढ़ाने का होता है। ठीक है जी? इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है संघीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत जो है एक संघात्मक देश है, मतलब
संघात्मक देश का अर्थ होगा कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और इन सब से मिलकर बनता है पूरा एक देश, ठीक है? पूरा एक देश। तो ऐसा नहीं है कि हमारा 28 प्लस 8 लिखा है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन सबसे मिलकर बन गया एक केंद्र, ठीक है? एक देश बन गया। तो और उसमें राज्य आ गया, ठीक है जी? तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए, अलग देश बन जाए, तो ठीक है, उसकी फौज ही नहीं बनाएगा कैसे? क्योंकि पूरा जो अधिकार दिया गया है संघात्मक ढांचे में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है कि अधिकांश जो पूरे देश के हित के मामले हैं, उन पर जो अधिकार होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, केंद्र सरकार का होता है, ठीक है जी? तो इस प्रकार से संघीय अर्थव्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, राज्यों को किन-किन विषयों पर अर्थात किन-किन क्षेत्रों में कार्य करने हैं, आर्थिक कार्य, वो अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं। किस पर केंद्र सरकार ने काम करना, उसके अधिकार भी सब संविधान में लिखे गए हैं। अर्थात कुल मिलाकर जो आर्थिक अधिकार हैं या चाहे वो राजनीतिक अधिकार हैं, सबका बँटवारा संविधान में कर रखा है। कौन केंद्र सरकार काम करेगी किसके ऊपर और किसके ऊपर राज्य सरकार करेगी और उनके बीच तालमेल का भी सारी व्यवस्था जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में की गई है। इसलिए इसे संघीय अर्थव्यवस्था है जो कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनती है। एक उदाहरण लेते हैं, भारत में चलता है जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए, जीएसटी है, जीएसटी को कौन लाया? राज्य सरकार तो लाई नहीं, इसको लाई केंद्र सरकार, ठीक है? पूरे देश के अंदर एक प्रकार का कर हो, तो इसमें होता क्या है, जब जीएसटी लगता है, तो ठीक है, एक होता है सरकार का, अर्थात राज्य सरकारों के लिए जीएसटी का एक पार्ट कटता है और एक होता है सीजीएसटी, ठीक है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में वो पैसा जाता है, केंद्र सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई, उसके खाते में जाता है। तो इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार ने पहले ही से कर रखी है, अर्थात इसकी व्यवस्था संविधान में कर रखी कि ये अधिकार किसके पास रहने वाला है? केंद्र के पास रहने वाला है, ठीक है जी? लेकिन राज्यों को हिस्सा दिया जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं नीति आयोग। अब जो नीति आयोग है, इसको पहले कहा जाता था, ये जब इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, तो इसको योजना आयोग कहा जाता था, ठीक है? इसी के द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। तो योजना आयोग जो है, ये क्या करता है? ये संघीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए भी नीति बनाता है और साथ में राज्यों के लिए भी क्या करता है? विकास की नीतियाँ बनाता है, किसको कितना पैसा देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है? वो नीति आयोग क्या करता है? डिसाइड करता है, क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वह देश का प्रधानमंत्री होता है और इसके नीचे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी आते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, संघीय अर्थव्यवस्था जो है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से आर्थिक अधिकारों और कार्यों का वितरण किया गया है तथा समन्वय भी किया गया, तालमेल भी किया गया है। यदि झगड़ा होता है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके समाधान निकालने की व्यवस्था भी की गई है। अगली प्रकृति देखते हैं, समतावादी अर्थव्यवस्था। समतावादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि भारत में जितने लोग रह रहे हैं, इनको क्या करना है? इनका कल्याण करना है। जैसे अमीर हैं, गरीब हैं, तो इनके बीच जो खाई है उसको कम करना है, अर्थात अमीरों के बराबर गरीबों को ले जाना है। तो कुल मिलाकर इसमें है कि समतावादी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है। इसका मीनिंग हुआ कि सामाजिक न्याय करना, जो गरीब हैं, ठीक है जी? जो गरीब लोग हैं, उनकी भलाई करना है, ठीक है? उनकी आर्थिक सहायता करना है, आर्थिक विषमता को कम करना है। ठीक है? आर्थिक विषमता कैसे दूर होगी? जबकि हम समाज का जो निचला वाला तबका है, बहुत गरीब है, उसको रोज़गार के अवसर देंगे, उसको विकास के अवसर देंगे, ऐसी व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर है। तो समतावादी अर्थव्यवस्था जो है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है कि जिसमें है कि जनता का कल्याण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ लोगों तक पहुँचानी है। ये है अगली प्रकृति। अगला है, अंतिम लेते हैं, प्रगतिशील विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान में, वो कैसी अर्थव्यवस्था है? प्रगतिशील विकासशील अर्थव्यवस्था, मतलब बहुत तेजी से भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान में प्रगति कर रही है। तभी तो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था बनी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है, वो 6% से लेकर और 7.5% के बीच जो इंडियन इकोनॉमी है, वो पर ईयर क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, विकास कर रही है। तो इसलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वह है प्रगतिशील विकासशील अर्थव्यवस्था। अब ये कहाँ-कहाँ विकास कर रही है? वर्तमान में इस पर नज़र डालते हैं। जैसे हम सर्विस सेक्टर में देखते हैं, सेवा क्षेत्र में, जैसे आईटी है,
ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आदमी घर बैठे-बैठे ऑनलाइन काम कर रहा है कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी कहीं चेन्नई में है और व्यक्ति दिल्ली में बैठकर उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये उदाहरण है आईटी का, ठीक है जी। पर्यटन के क्षेत्र में कि भारत में विदेशी पर्यटकों को लुभाने के नए-नए क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। विदेशी पर्यटक आएँगे, ठीक है, तो अपना पैसा यहाँ खर्च करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। हेल्थ केयर की बात हो रही है कि लोगों का जो हेल्थ है, ठीक है, भारत के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं अर्थात बहुत सारे हॉस्पिटल हैं कि जहाँ पर विदेशों के लोग भी क्या करते हैं, इलाज करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? कि वहाँ इलाज करना उन देशों में बहुत महँगा है, तो इस प्रकार से यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या करेंगे वो पैसा लेके आएँगे। इसी प्रकार से वित्तीय सेवाएँ, ठीक है, जिसमें बैंक आ गया, म्यूचुअल फंड्स है या हमारे शेयर बाज़ार इस प्रकार की सेवाएँ तेज़ी से क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो ये सेवा क्षेत्र के उदाहरण हो गए। इसका विकास है, ठीक है, किसमें? प्रगतिशील, विकासशील अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। निर्माण के क्षेत्र में देखते हैं कि मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है। भारत में क्या चल रहा है? मेक इन इंडिया की जो भी चीज़ें हैं, वो क्या करनी है? भारत में बनानी है। उन पर लिखा हो मेक इन इंडिया। पहले हम पढ़ते थे, तो लिखा रहता था घड़ी के ऊपर मेड इन स्विट्ज़रलैंड, मेड इन जापान, ठीक है जी। अब क्या प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है निर्माण के क्षेत्र में? मेक इन इंडिया। और ये जो मेक इन इंडिया है, ये विशेष रूप से आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल गाड़ियों के क्षेत्र में या जो नए-नए स्टार्टअप हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, उस क्षेत्र में यह ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। मेक इन इंडिया, हर चीज़ क्या करनी है? भारत में बनानी है, जिससे भारत क्या बन सके? आत्मनिर्भर बन सके। इसी के साथ है हमारे पास एग्रीकल्चर, ठीक है? कि कृषि की जो उत्पादकता है वो बढ़ी है। पहले छोटे खेत में कम अनाज पैदा होता था, ठीक है जी? उसी खेत में आज की डेट में अनाज ज़्यादा पैदा हो रहा है। अब वो किस कारण से हो रहा है? वह नई टेक्नोलॉजी और उन्नत किस्म के बीज और खादों का यूज़ करने से, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने से, ठीक है? और जो माल वह क्या कर रहे हैं? उत्पादित कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो बाज़ार में बिक रहा है। इसलिए कृषि भी क्या कर रही है? विकास कर रही है। अगला देखते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि यदि ऊर्जा नहीं होगी तो कोई फैक्ट्री नहीं चलने वाली है। यदि आपके घर में मोबाइल है और लाइट नहीं है, तो वो क्या नहीं होने वाला है? चार्ज होने वाला नहीं है। यदि फ्रिज है, तो भी क्या नहीं होने वाला? वो भी नहीं चलने वाला है। तो ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्तमान में जो ऊर्जा के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है सौर ऊर्जा पे, क्योंकि यह जो बिजली है, ये फ्री में मिलने वाली है, नहीं से प्रदूषण होने वाला है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, इसमें भारत क्या है? तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इससे न तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है? और न वनों का विनाश होता है। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है, वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? दूसरा संघीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है। कैसी है? तीसरी समतावादी अर्थव्यवस्था है। अगली कैसी है? प्रगतिशील, विकासशील अर्थव्यवस्था है। बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली हमारी इकोनॉमी है और लक्ष्य रखा है मोदी गवर्नमेंट ने कि अपनी इकोनॉमी को हमने 5 ट्रिलियन तक ले जाना है बहुत जल्दी। 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक ले जाना है। इसका मकसद क्या है? कि भारत को आगे बढ़ाना है और जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो ऐसा नहीं कि 5 ट्रिलियन, तो हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका की तो भाई 27 ट्रिलियन है, तो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते तो हमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मार्ग निरंतर चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आज हमने क्या बताया? नेचर, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने एक तो आपको दिया भारत के जो परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में इधर, तो इसको आपने याद करना है बाय हार्ट, ठीक है? कंटेक्स्ट याद करना है और जो प्रकृति है, इसके बारे में भी आपने इसको लिखना है, नोट्स बनाना है, तैयार करना है, ठीक है जी? और आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।